हेलो। ओके। हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप वही जो पुराना डायलॉग है मेरा कि कंसिस्टेंट रह रहे होगे आप। रोज़ लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर्स देखने का, उसको समझने का, उसके नोट्स बनाने का, और फिर बस क्या आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वहीं खल्लास हो जाने का। ठीक है, तो हमारा वही सेल पेज सीरीज़ में 80 लेक्चर्स हैं। 80 के 80 लेक्चर्स आपने देख लिया। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो भी आपका बेसिक्स से लेकर एडवांस है यहाँ पे क्लियर होगा। सेकेंडली हमारा पॉलिटी फोड़ो सीरीज चल रही है साथ के साथ, वो आप शॉर्ट्स में देखो। ठीक है, शॉर्ट्स आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन हम जो हमें लगता है हमारे हमारे टीम को, और हमने जो एनालाइज करा है पूरा मार्केट को कि भाई जो हमारा प्रीलिम्स आने वाला है इन टॉपिक्स में से आएगा, तो हमने यूपीएससी पॉलिटी फोड़ो सीरीज में डाल दिया है। थर्ड, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हिट होंगे, क्या 1000 सब्सक्राइबर हिट होंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ लास्ट 10 to 15 ईयर्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये जो तीनों कॉम्बो है ये लगाने के बाद आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब मान रहे हो ना कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आ गया? डायमंड लेके आएगा। ठीक है, हर लेवल यहाँ पे क्लियर होंगे, ये सबके लेवल निकलेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम अब क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, क्योंकि पहले का लेक्चर भी बहुत लॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो हमें जितना हो सके उतना टाइम से चीज़ें करनी, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हाई कोर्ट। उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, हाई कोर्ट है। क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट, आपको पता है कोर्ट सिस्टम हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है इंडिया का। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्या, ठीक है, एक्सेट्रा अदर कोर्ट्स। ठीक है, हमारा जितने भी टाइप्स के जो कोर्ट्स होते हैं जो हाई कोर्ट्स के नीचे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और हम अब करने वाले हैं हाई कोर्ट। ठीक है, फिर हम नीचे जो भी होते हैं सब्स्टिट्यूट कोर्ट जो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे किसमें, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं क्या, हाई कोर्ट आज। सबसे पहले देखते हैं हाई कोर्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, द हाई कोर्ट हैव बीन एनविस्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ इंडिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन स्टेट का कौन है, हाई कोर्ट। ठीक है, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट्स, देखो हमने रिट जुडिक्शंस वगैरह देखी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए डाल सकता है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट को डालें तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर लीगल राइट्स के लिए भी ये इशू कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हाई कोर्ट का यहाँ पे जो क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और देखते हैं द गार्डियन इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी कहा है, बार बार कहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, प्रिजर्व करना, किसके पास है ये सब, किसके पास है, कौन है इसका गार्डियन, हाई कोर्ट है स्टेट का। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट है एज द होल कंट्री। ठीक है, आर्टिकल 214 टू 231 इज पार्ट ऑफ 6th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाई कोर्ट। पार्ट 6th में हम हाई कोर्ट के अंदर जो डीलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो देखेंगे। ठीक है, तो ये देख ले आपने, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम, अपील क्या है, किसकी, स्टेट की, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसकी, स्टेट की। ठीक है, फंडामेंटल राइट के साथ अदर लीगल राइट्स को भी ये गारंटी करता है, उसके लिए रिट जुडिक्शंस वगैरह ये इशू करता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है। ठीक है, और हम पार्ट 6th में इसके बारे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हाई कोर्ट की डेफिनेशन। चलो अब देखते हैं टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। देखो हर स्टेट का एक कोर्ट होता है। ठीक है, तो उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन भी वो स्टेट के
जिसको मिलता है स्टेट के, जिसके ऊपर वो प्रिजाइड करता है, तो वो उसका टेरिटोरियल जुडिक्शन होता है। ठीक है, तो वही देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हर स्टेट की जगह एक हाई कोर्ट दो स्टेट को भी गवर्न कर सकता है? हाँ भाई, कर सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया 1956 में कि कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं दो स्टेट के लिए, 2 और मोर स्टेट्स के लिए, या यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हम एक कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनका कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब देखो हाई कोर्ट क्या कर रहा है, हमने उसको एक टेरिटरी दे दी कि भाई ये आपका स्टेट है या ये यूनियन टेरिटरीज है, दो स्टेट्स है या एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरीज है, तो आपका जो टेरिटोरियल जुडिक्शन होगा वो टेरिटरी ऑफ स्टेट होगा जिसके ऊपर आप प्रिजाइड कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यादा ये व्हाट वी से इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी पीजी सा टॉपिक है। बहुत कम समय में हम ये पूरा हाई कोर्ट का चैप्टर निपटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, हाई कोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। वेरी इजी, वेरी क्विक। ठीक है, कंपोजिशन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लीव्स इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार गवर्नर को होनी चाहिए थी। नहीं, जो भी कोर्ट्स वगैरह का मामला होता है वो ज़्यादा डिस्क्रिशन किस पे आता है? प्रेसिडेंट के ऊपर आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ किसकी? हाई कोर्ट की, टाइम टू टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलो देखो हाई कोर्ट्स कितने सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर है, देखो कितने ब्यूटीफुल है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर हाई कोर्ट्स है। चलो अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट की हमने डेफिनेशन देख ली, उसका जुडिक्शंस देख लिया। ठीक है, अब इसके अपॉइंटमेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। देखो दो होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं। दोनों के अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, या एक तो गवर्नर से लेंगे, कौन? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, जितने भी जजेस होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, या तो किससे परमिट लेगा? गवर्नर ऑफ स्टेट का या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, क्या इन दोनों की क्या लेगा? परमिट लेंगे। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर की और चीफ जस्टिस की, इन दोनों के साथ मिलके चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कोर्ट जो होते हैं हाई कोर्ट का, हम यहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। अब अदर जजेस पे आते हैं। ठीक है, अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसकी कंसल्टेशन में कौन आएगा? गवर्नर तो आ ही गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गया, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट अब यहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या हो गया है, नॉमिनेट हो गया है, मिल गया है। तो अब इस जो अदर जजेस होगा उसके पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ वो वाला कोर्ट भी, ऑफ दैट हाई कोर्ट भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस के लिए कौन कौन होगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अदर जजेस के लिए क्या होगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में सिंप्लीफाई कर दिया, समझ में आ गया। चलो आगे। ठीक है, अब नोट, एज पर द थर्ड जजेस केस 1998 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम of two senior most judges of the Supreme Court before recommending names which binding on the president। अब देखो ये तो आपको पता ही है, ये जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ये याद रखना, बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगा। इसलिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन दे रहा है तो वो एक सोच समझ के रिकमेंडेशन होना चाहिए। इसलिए थर्ड जज केस में ये कहा गया कि उनके साथ साथ टू सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, एक पैनल बनेगा और वो पैनल मिलके नाम डिसाइड करेंगे ताकि वो प्रेसिडेंट को दें और प्रेसिडेंट फिर जज उसके अंदर अपॉइंट कर सके। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैनल से डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू सीनियर मोस्ट जज होते हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो एक हो गया हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू सीनियर जज ऑफ व्हाट? ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया तीन लोगों का पैनल। क्या
3 पीपल पैनल। समझ में आ गया? तो इससे होते हैं इन पैनल, पहले जाएगा पैनल डिसाइड करेंगे, सीजीआई ने इन पैनल के थ्रू मेजोरिटी में हमने देख लिया भाई ये नाम्स हैं, ये देने हैं, रिकमेंड करने हैं प्रेसिडेंट को, और फिर वो रिकमेंडेशन क्या होगी, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट होगी कि वही जजेस क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फॉर द सुप्रीम कोर्ट, फॉर द हाई कोर्ट। ठीक है, चलो अब देखो उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, आप जज तो बन रहे हो, लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सिलेक्शन से पहले? सबसे पहले तो वही है कि भाई वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, ही हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस ऑफ इंडिया इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। 10 साल के लिए उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया रखा हो। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। या अगर ये नहीं तो वो एक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का फॉर 10 years। ठीक है, या तो 10 साल के लिए टेरिटरी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो 10 साल के लिए, या एडवोकेट रहा हो 10 साल में किसमें? हाई कोर्ट में। इन दोनों में से या तो एक सिटीजन है, ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कंडीशन पूरी होती है तो वो क्वालिफाइड है एज बीइंग व्हाट, एज बीइंग द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, देर इज नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट। अब देखो इसमें इतना कोई वो भी नहीं है एज फॉर अपॉइंटमेंट। भाई जज बनने में देखो यहाँ पे 10-10 साल दे दी गई है, कोई बच्चा तो बन नहीं सकता। ठीक है, कोई भाई 18 साल के बच्चे ने क्लियर कर दिया और 10-10 साल भी लगा दिए, और ये भाई नहीं होता। ऑब्वियसली जब आप जज बनते हो तो एक अच्छी खासी उम्र आ जाती है, इतना इसमें क्राइटेरिया में देखो 10-10 साल दे रखा है तो एज आ जाती है, तो ऑब्वियसली मिनिमम अपॉइंटमेंट देने की तो नीड ही नहीं है। ऑब्वियसली अच्छी उम्र का इंसान ही बैठेगा। ठीक है, चलो अब ओथ्स देखते हैं इनकी। ठीक है, ओथ्स क्या है? बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटमेंट बाय हिम फॉर दिस पर्पस। ठीक है, गवर्नर के बिफोर लेंगे। ठीक है, और अगर गवर्नर नहीं है तो गवर्नर किसी को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, और वो इंसान क्या लेगा? ओथ लेगा इनकी। ठीक है, तो अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन ओथ किस पे ले रहे हैं? गवर्नर के आगे ले रहे हैं। याद रखना, क्या अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ्स कौन ले रहा है? गवर्नर, या गवर्नर ने किसी को अपॉइंट करा वो। समझ में आ गया? चलो, सैलरीज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी इनकी सैलरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन उनकी डिसएडवांटेज पे वेरी नहीं होना चाहिए। इनकी सैलरीज इनकी डिसएडवांटेज पे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इनका टेन्योर देखते हैं। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट यहाँ पे होल्ड करता है पावर इनको निकालने के लिए। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और रिकमेंड कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, एक तो उनका वो है 62 ईयर्स तक ही कर सकते हैं, लेकिन इनको रिमूव भी किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, और निकालेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है तो निकाल भी कौन रहा है? प्रेसिडेंट निकाल रहा है। ठीक है, ओथ्स कौन लेगा? गवर्नर लेगा। बनाएगा कौन उनको? प्रेसिडेंट बनाएगा। हमने देखा ना, ये देखो इंपॉर्टेंट, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। आ गया, अपॉइंटमेंट देख ही लिया, प्रेसिडेंट कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए कौन है? प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर हम अदर मिनिस्टर्स क्या अदर हम जजेस देखते हैं अदर देन द चीफ जस्टिस, तो उसमें क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्पेसिफाइड हाई कोर्ट भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट देख लिया। ठीक है, ओथ देख ली, सैलरी देख ली, और टेन्योर आपने देख लिया कि अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? रिकमेंडेशन होगी पार्लियामेंट की। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बच्चों ने नहीं पढ़ा, उनको लग रहा है यार जब अपॉइंट किया था जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो बाइंडिंग था रिकमेंडेशन, तो रिमूवल में भी होगा। नहीं, रिमूवल में किसका रिकमेंडेशन लगता है? पार्लियामेंट का। हाउस पार्लियामेंट क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है, और वही हम रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जज एक बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन होती है, उसको रिमूव करना ऐसा नहीं है कि 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे, 2-3 जजेस ने बैठ के, उससे क्या होता है? पार्शलिटी बढ़ जाती है। आप इलेक्ट तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जब आप किसी को रिमूव करते हो, क्यों करते हो आप किसी को रिमूव? कि भाई वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है, आप अपना पावर का मिसयूज करते हो। ठीक है, तो उसको रिमूवल प्रोसेस को हार्ड बनाया गया। क्या करा गया? थोड़ा हार्ड बनाया गया कि भाई कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे, उनको धमकी ना दे कि भी मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस को हार्ड बनाने के लिए रिमूवल किसके ऊपर डाल दिया गया? पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया गया कि भाई दोनों हाउसेस इसको एक हार्ड प्रोसेस से क्या करेंगे? पास करेंगे इम्पीचमेंट। ठीक है, तो देखो रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है। ग्राउंड क्या होता है कि अगर उसने मिसबिहेव किया है या उसकी इनकैपेसिटी है,
वही उसका ग्राउंड होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, लगता है रिमूवल मोशन, ठीक है, 2 हाउसेज में रिमूवल मोशन लगता है, ठीक है। अगर हुआ लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अगर रिमूवल मोशन लग रहा है तो 100 मेंबर्स होंगे, और अगर राज्यसभा में लग रहा है तो 50 मेंबर रिमूवल मोशन लगाएंगे। क्या, रिमूवल मोशन लगाएंगे। अब रिमूवल मोशन किसको प्रेजेंट होगा, किसको प्रेजेंट होगा, कौन होता है हेड, एक तो होता है स्पीकर और चेयरमैन, और अब उनकी डिस्क्रिशन होती है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या उसको मना भी कर सकते हैं। किसके ऊपर होता है ये, स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर होता है कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है। मान लो कि लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, तो स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिफ्यूज भी कर सकती है। राज्यसभा में तो राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर ये है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है या उसको डिनाई भी कर सकता है रिमूवल को, ठीक है। चलो, मोशन पास हुआ, सबसे फर्स्ट क्या हुआ, मोशन पास हुआ। मोशन जब किस में प्रेजेंट किया गया, स्पीकर चेयरमैन को, उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो मोशन आगे बढ़ेगा। मोशन कैसे आगे बढ़ेगा, कंसिस्ट 3 मेंबर बॉडी टू इन्वेस्टिगेट। अब ठीक है, अब स्पीकर और चेयरमैन ने जब मोशन क्या करा, ग्रैब करा, तो उन्होंने बोला कि पहले इन्वेस्टिगेट तो करें कि मोशन सच में है कि नहीं है। तो उसके अंदर 3 मेंबर बॉडी होगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो चार्जेस, ठीक है। सबसे पहले होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन, दोनों में से कोई सा भी इसके अंदर डाल देंगे, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और अदर सीनियर जज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेकंड आएगा चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट का हम जज को निकाल रहे हैं उसके चीफ जस्टिस वहाँ पे मौजूद होंगे, या एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो लगता है प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की जो बॉडी होगी वो यहाँ पे क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को कि चार्जेस सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करके पता चला कि भाई ये गिल्टी हो गए। 2 चीज़ ही पता चल सकती है, तो गिल्टी है तो आगे बढ़ेगा मोशन, गिल्टी नहीं है तो मोशन खत्म हो जाएगा। अगर पता चला कि गिल्टी है, ठीक है, तो मोशन आगे बढ़ा, देन बोथ हाउसेज कैन टेक अप द मोशन। अब दोनों हाउस में मोशन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा इसको हार्ड बनाया गया है, क्या बनाया गया है, प्रोसेस को निकालने को हार्ड बनाया गया ताकि मिसयूज ना हो पावर। इसलिए जो मोशन जब पास होगा वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 मतलब हाफ प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी मैंने पढ़ा रखी है, बार बार वो बच्चों की तरह हमें रिपीट नहीं करना है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1, ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स जो पूरे हैं प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग एट दैट टाइम, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट देन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, फिर इनका जो एड्रेस है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और फिर प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है और रिमूव हो जाता है जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ये है रिमूवल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कोई भी मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी लगती है जजेस की तो कौन करेगा रिमूव, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। दोनों हाउसेस क्या होते हैं, उनमें से किसी भी हाउस में रिमूवल मोशन डाल सकते हैं, लोकसभा में तो 100, राज्यसभा में तो हो 50, ठीक है। फिर ये स्पीकर या चेयरमैन को प्रेजेंट किया जाता है उस हाउस के। अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई तो रेजोल्यूशन आगे बढ़ेगा, या वो रिफ्यूज हुआ तो रेजोल्यूशन वही एंड हो जाएगा। अगर मान लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है, या एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये तीनों क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को। अगर इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी आता है तो वो रेजोल्यूशन आगे मूव होगा, ठीक है, बोथ द हाउसेस के अंदर। अगर वो गिल्टी नहीं माना जाता तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर वो गिल्टी माना गया, गिल्टी हुई, उसकी गलती हुई, ठीक है, गलती हो गई भाई मुझसे, ठीक है, तो गलती हो गई तो दोनों हाउस में जाएगा वो रेजोल्यूशन, ठीक है। दोनों हाउस स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 से उसको पास करेंगे, मतलब हाफ ऑफ द टोटल प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर वो एड्रेस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको पास कर देगा और वो जज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये 7 स्टेप प्रोसेस आपको एकदम दिमाग में फीड कर लेना है एकदम कंप्लीटली कि पार्लियामेंट कैसे जज को निकाल सकता है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। रिकमेंडेशन कौन करता है, चीफ जस्टिस करते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। लेकिन रिमूवल कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। यही कंफ्यूजन पैदा होता है, बेस क्लियर नहीं होता बच्चों को, ठीक है। चलो, प्रोसेस हमें पता चल गया है, इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर ली है। चलो अब देखो ट्रांसफर, देखो
या तो आप पावर का मिसयूज कैसे कर सकते हो, या तो उसको कंप्लीटली हटा दे या ट्रांसफर करवा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या कर सकते हैं, किसी जज का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको कंसिडरेशन कौन लेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ट्रांसफर, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु शुड कंसिस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट कंसर्न। जहां जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है, मान लो राजस्थान का हाई कोर्ट है, उनका ट्रांसफर हो रहा है हाई कोर्ट ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये दोनों हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और सीनियर मोस्ट जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनको ये कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको कंसल्ट करके, प्लस थर्ड कौन होंगे, ये 2 हाई कोर्ट के जज कंसर्न, ठीक है। इन तीनों को कंसर्न करने के बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी जज का, ठीक है। और कंसल्टेशन किसकी लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन किन के बदौलत बताएंगे ये चीज़, कि भाई सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या 2 हाई कोर्ट जहां पे ट्रांसफर हो रहा है, एक हाई कोर्ट से जहां ट्रांसफर दूसरा हाई कोर्ट में हो रहा है, उनके चीफ जस्टिस भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया ट्रांसफर का आपको। थर्ड जज केस 1998 में ये हुआ था, ठीक है। इसको फाइनलाइज किया गया था क्योंकि बहुत मिसयूज ऑफ पावर हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। चलो अब पावर्स, अब देखो हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, ठीक है। क्या हाई कोर्ट की पावर्स, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देखी थी ना गाइस, एक सेकेंड, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। ठीक है, जो हमने पावर्स देखी थी, है ना, इसकी हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स देखी थी, वैसे ही हाई कोर्ट की पावर्स आती है एज अकॉर्डेंस विद दैट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिक्शंस आती हैं, जैसे कि ओरिजिनल जुडिक्शंस कब होती है, कि कोई इलेक्शन हो गया, रेवेन्यू मैटर्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रिलेटेड मैटर हो गया, तो ये सब आ गए इनके ओरिजिनल जुडिक्शंस में, ठीक है। जैसे कि ओरिजिनल जुडिक्शंस में देखो डिस्प्यूट हो गए इलेक्शंस के अंदर स्टेट में, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट के क्या होगी, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के अंदर आएगा। कोई रिवेन्यू मैटर हो गया, ठीक है, स्टेट में, तो भी इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुआ तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा, ठीक है। या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई ये चीज इन्होंने करी है स्टेट लेजिस्लेचर ने, ठीक है, उसको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना भी इनके ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, ठीक है। हमने पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था, सेम हाई कोर्ट में होता है। अब एक आता है रिट जुडिक्शन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रिट्स हमने पढ़ी हुई है, वापस अभी तो मैं पढ़ाती हूँ, शायद मैंने पीपीटी में डलवाई होगी टाइप्स ऑफ रिट्स या नहीं डलवाई, ये रहे टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिट्स पढ़ना चाहिए आपको। उनका मतलब क्या है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हबीबी, ठीक है, हबीबी, ठीक है, हबीब्स कॉपर्स का मतलब क्या है कि बॉडी, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है जिसको डिटेन किया गया है अनलॉफुली, ठीक है, तो उसको निकालना, उसको प्राइवेट प्रिजन से निकालने को किसको बोलते हैं, हबीब्स कॉपर्स। ये पावर होती है कोर्ट के पास, ठीक है। ये होती है टाइप्स ऑफ रिट नंबर 1। एक होती है मैंडेमस, ठीक है, उसमें कमांड करता है हाई कोर्ट, ठीक है, पहले हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। हाई कोर्ट कमांड करता है, पब्लिक ड्यूटीज को भी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऊपर क्या करता है, कमांड जारी कर देते हैं। टेरिटरी में सर्टिफाई क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल। कोई ऐसा ऑर्डर है जो लगता है हाई को कि ये गलत लिया गया है, तो उसको क्वेश कर देना, उसको खत्म करना, है ना, उसको सेरिटरी बोलते हैं। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग। अगर कोई प्रोसीडिंग कर रही है कोर्ट के अंदर, तो इंफीरियर कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग कर रही है तो उसको प्रोहिबिट कर देना, ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो रही है वो, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करके रोक दिया। और एक आ गया हमारा क्वे वारंटो, ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। कोई भी पर्सन है जिसने पब्लिक ऑफिस में क्या ले रखा है, पब्लिक ऑफिसर है वो, ठीक है, और लगता है कोर्ट को कि पब्लिक ऑफिसर के लायक नहीं है, भाई नालायक है, तो उसके अगेंस्ट क्या डाल देते हैं, क्वे वारंटो डाल देते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिट्स, इनके मीनिंग और इनके पर्पस ऑफ इशू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ठीक है। कभी मैच द फॉलोइंग में आ गए तो फिर आप सोचोगे अरे ये मेरे को आता था, ठीक है, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है, ठीक है। पावर्स हमने देख लिया, रिट जुडिक्शन देख लिया। अब देखो हाई कोर्ट का जो रिट जुडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जुडिक्शन कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट यहाँ पे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। तो रिट जुडिक्शन क्या है,
हाई कोर्ट की ज्यादा है, मोर, ठीक है। हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये याद रखना। आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं वही ज्यादा होगी, नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन ज्यादा है, ठीक है। अपीलेट जुडिक्शन है अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब मान लो कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है इनके नीचे, मैंने कहा था सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट से नीचे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो अब जो भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लगता है लोगों की भाई ये अपील अच्छे से नहीं सुनी गई है, वो हाई कोर्ट में डालते हैं, और हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ठीक है। तो अपीलेट जुडिक्शन भी इसके अंदर है, ठीक है। और पावर्स देखते हैं, सुपरवाइजरी जुडिक्शन, सुपरडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटरी जुडिक्शन, ठीक है। टेरिटोरियल जुडिक्शन में जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे उनकी सुपरवाइजरी जुडिक्शन इनके पास होगी, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स इसके अंदर नहीं आएंगे। याद रखना, मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के जुडिक्शन में, सुपरवाइजरी जुडिक्शन में नहीं आएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का अलग ही फंडामेंटल है, वो आपके पॉलिटी में नहीं गिवन है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप मिलिट्री नहीं यूपीएससी कर रहे हो, ठीक है। तो ये ट्राइब्यूनल और मिलिट्री आपके, ट्राइब्यूनल्स मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा की पूरा चैप्टर, जाके देखो, एक एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द पावर टू रिसीव एंड करेक्ट हिज ओन जजमेंट, वो होता ना अपनी गलती खुद सुधारना, ठीक है, ये भी इनकी एक पावर है। अगर इनका कोई पुराना जजमेंट है, बोलेगा अरे आपने तो जजमेंट दे दिया था, नहीं, अब इनकी जुडिक्शन है कि अगर उस जजमेंट में और कुछ ऐड करना चाहे या उसको कंप्लीट ही शट डाउन करना चाहे और नया जजमेंट लाना चाहे तो वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के, इट्स ओन जजमेंट ऑफ डिसीजन, द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ नॉट ओनली इट्स सेल्फ बट ऑल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट, खुद का भी जजमेंट सही कर रहे हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी जजमेंट ये सही कर सकते हैं। और एक आता है पावर टू जुडिशियल रिव्यू, ये तो पावर है ही जुडिशरी का, ठीक है। एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। सेंटर का भी देख सकती है, स्टेट का भी है तो सेंटर का भी देख सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविज्म हो जाता है किसका, जुडिशरी का, ठीक है, एक्टिव हो जाती है वो जुडिशियल रिव्यू में। समझ में आ गया? तो ये थे इनके पावर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका, ठीक है। ये हमने टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इतना जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम की इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए। मैं नहीं चाहती कि लेक्चर वाइडन अप हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ एक्चुअल में पढ़ना है शॉर्ट एंड क्रिस्प में मैं आपको यहाँ पे परोसूँ और आप इसको ले लो, ठीक है। तो चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताया आपको फर्स्ट में ही अपन ने देखा था कि ये मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है, नहीं है, डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट है, ठीक है। एवरी हाई कोर्ट हैज अ पावर ऑफ सुप्रीडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स प्रोवाइडेड दे आर सब्जेक्टेड टू अपील जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। एवरी हाई कोर्ट हैज अ पावर ऑफ सुप्रीडेंशन ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, नो, अच्छा देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, मुझे लगा एक्स एंड ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स पे नहीं है हाई कोर्ट का, एक्सेप्ट मिलिट्री में भी नहीं है और ट्राइब्यूनल्स पे भी नहीं है सुप्रीडेंस का, ठीक है। मिलिट्री एंड ट्राइब्यूनल्स दोनों पे नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, डी, नीदर 1 and 2, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये था हमारा लेक्चर आज का, बहुत ही शॉर्ट, क्रिप्स एंड इन्फॉर्मेटिव, जो हमारी सेल पेज सीरीज आपके लिए लेकर आती है विदाउट टाइम वेस्ट। फटाफट पढ़ो, फटाफट हर रोज एक एक टॉपिक पढ़ो, नोट्स बनाओ। जो इंसान फर्स्ट टाइम पॉलिटी देख रहा है, जो इंसान सेकंड टाइम देख रहा है, जो थर्ड टाइम देख रहा है, जो फोर्थ टाइम देख रहा है, ठीक है, पॉलिटी समझना और उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत डिफरेंट हो जाता है जब आप पेपर उठाते हो, जब आपको समझ में आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वैल्यू क्या है। ये सीरीज़ आपको वही वैल्यू देती है और हमारी गारंटी है कि ये सीरीज़ और एक दो सीरीज जो हम साथ में कॉम्बो आपको पैक दे रहे हैं, एक तो पॉलिटी फोड़ो सीरीज और प्रीवियस है पेपर, ये लगाने के बाद आपका एक भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। लेकिन पढ़ने की गारंटी आप खुद लो, ठीक है। तो आई होप आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। रोज ब रोज लेक्चर्स लो, मजे करो, ठीक है, और बढ़िया खुले दिमाग से पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।